Hello students, good morning. Today I am going to teach you essentials of management. The topic is evolution of management and scientific theory of management. इससे पहले यूनिट वन के लेक्चर 3 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, ओवरव्यू क्या है, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। तो ये हमने अपने 3 लेक्चर्स में कवर अप किया था। आज हमारा लेक्चर 4 है, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, मैनेजमेंट कहाँ से आया, मतलब कैसे उसका विकास हुआ। तो दिया हुआ है factory system in other countries after the great industrial revolution of England 1916 started, and as a result various managerial ideas and principles over time was born, which is the main managerial principle of a Taylor and Fuels. These three द अप्रोचेज आर बेस्ड ऑन। देखिए, अगर सिंपली मैं बात करूँ कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट क्या था, तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का इवोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ हुआ था। मैनेजमेंट का हमारा रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ हुआ था। इंडस्ट्रीज बहुत ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ग्रोथ हो रही थी। उसी ग्रोथ को, यानी जब इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ग्रोथ होने लगी, तो ग्रोथ होने के साथ साथ ये देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस की उन्हें नीड पड़ रही है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई। फिर जब अवेलेबल कराने के बाद उन्होंने देखा कि अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो कोई भी चीज़ अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे पास एक मैनेजमेंट हो और सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो की जाए, तब हम बेहतर कर सकते हैं। तो दिया हुआ है फैक्ट्री सिस्टम इन अदर कंट्रीज आफ्टर द ग्रेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड, एंड एज अ रिजल्ट वेरियस मैनेजरियल आइडियाज एंड प्रिंसिपल ओवर टाइम वाज बोर्न। यानी जब फैक्ट्री सिस्टम था अदर कंट्रीज में, ठीक है, तो ग्रेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, जो कि स्टार्ट हुआ, उसी रिजल्ट के साथ कई मैनेजरियल आइडियाज और प्रिंसिपल बोर्न हुए, जो कि मेन मैनेजरियल प्रिंसिपल्स था टेलर और फ्यूल का। दीज थ्री, देखिए ये 3 अप्रोचेस पे बेस्ड है। पहला है क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड है नियो क्लासिकल अप्रोच, कंटिजेंसी एंड मॉडर्न थॉट। क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करें कि ये क्लासिकल अप्रोच हमारा क्या है, तो देखिए क्लासिकल अप्रोच में देखिए हम 3 मैनेजमेंट थॉट्स डिपेंड करते हैं। हमारा पहला है हमारा थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। यानी क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करें कि क्लासिकल अप्रोच में क्या हुआ था, तो 3 मैनेजमेंट थॉट्स थे जो कि क्लासिकल अप्रोच में थे। सबसे पहला था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एंड थर्ड एंड लास्ट इज अ थ्योरी ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें या क्लासिकल अप्रोच की बात करें, तो देखिए जो हमारा मैनेजमेंट थॉट्स था, इसमें ये हमारे मैनेजमेंट में 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है, इसमें हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ये 14 प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी 4 प्रिंसिपल्स थे, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दिया हुआ है अमंग दीज प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहा है कि इन प्रिंसिपल में से जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, तो दिया हुआ है मैनेजमेंट इन यूएसए एंड इंग्लैंड इन लेट 19th century and changed circumstances in 20th century. Basic efforts were made to develop it as a scientific fact. USA of a F.W. Taylor is called the father of a scientific management. मैनेजमेंट इज इन यूएसए। देखिए मैनेजमेंट जो यूएसए और इंग्लैंड में था वो 19th सेंचुरी में चेंज हुआ, क्योंकि सरकमस्टांसेस जो 20th सेंचुरी है हमारी, उसमें सरकमस्टांसेस चेंज हुई थी। बेसिक एफर्ट्स वर मेड, कई बेसिक एफर्ट्स बनाए गए जो कि डेवलप कर सके साइंटिफिक फैक्ट्स को। यूएसए ऑफ F.W. टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो टेलर है हमारे F.W. टेलर, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट फीचर गैंट, फ्रैंक गिलबर्ट एंड एच एमर्सन,
देयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का तो कॉन्ट्रीब्यूशन था ही, साथ ही साथ गैंट, फ्रैंक गिलबर्ट और एच. एमरसन का भी काफ़ी हमारे इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। देयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन टेलर इन हिज 1911 बुक टाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक इनका और भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, टेलर ने एक 1911 में एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अट्रैक्टेड पब्लिक बाय डिस्क्राइबिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये अट्रैक्ट हुई थी जो पब्लिक ने डिस्क्राइब किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को। देयर प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, देख लेते हैं। दिया है म्यूचुअल कॉर्पोरेशंस और मेंटल रिवॉल्यूशन। पहला कॉर्पोरेशन इनका क्या है, इट बेसिस इज अ म्यूचुअल बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन या मेंटल रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं। तो इनका ये कहने का मतलब था कि जो लेबर है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट जो है वो लेबर्स को सिर्फ लेबर समझे, लेबर बल्कि क्या एक मशीन समझे, सिर्फ काम करवाना जा रहे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचे ही नहीं, या सिर्फ एक ऑटोक्रेटिक लीडर बन के उनसे काम कराए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, यानी कोऑपरेशन होना चाहिए, समन्वय बिठाना चाहिए, आपस में तालमेल बिठा के काम को करना चाहिए। तो दिया है इट बेसिस इज अ म्यूचुअल बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। देखिए म्यूचुअल होना चाहिए मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। देयर इज अ फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, ये देखिए फीलिंग्स होनी चाहिए, कॉपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए। द मेन रीजन इज द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू। मेन रीजन क्या है, दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ अ स्टैंडर्ड टास्क। स्टैंडर्ड टास्क को सेट करना चाहिए। द सेकंड टास्क ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट सर्टिफाइड वर्क शेड्यूल, इट्स ऑब्जेक्टिव आर। देखिए सेकंड टास्क साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड करना चाहिए वर्क को, ठीक है, शेड्यूल करना चाहिए। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एवरेज लेबर कैपेसिटी, एवरेज लेबर कैपेसिटी होनी चाहिए, टाइम स्टडी होनी चाहिए, मोशन स्टडी, फैटिव स्टडी। देखिए ये कुछ कैपेसिटी या कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए गए, जैसे कि मोशन, देखिए ये सारी स्टडीज हैं। अब एवरेज लेबर कैपेसिटी जो है इसमें इन्होंने क्या चेक किया था, ये चेक करना चाह रहे थे कि जो लेबर है वो कितना काम कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। लेबर की कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये एवरेज लेबर कैपेसिटी है या टाइम स्टडी। ये टाइम स्टडी में ये स्टडी कर रहे थे कि कोई भी वर्कर या कोई भी लेबर किसी भी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, यानी किसी भी काम को करने में मैक्सिमम उसको कितना टाइम लगता है। फिर नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में यानी देखिए डिफरेंट ऑल्टरनेट्स से उन ऑल्टरनेट्स में से कौन सा वो ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करता है और किस तरह से वो काम कर रहा है, उसके मोशन की स्टडी की गई थी, उसकी एक्टिविटीज को चेक किया गया था। फैटिव स्टडीज में ये देखा गया था कि कोई भी वर्कर कितना काम करके कितने टाइम में थक जा रहा है, ठीक है, कितना काम करके वो कितनी जल्दी थक जा रहा है या कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना काम कर सकता है, क्या उसको रेस्ट का टाइम देना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें स्टडी की गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है मोटिवेशनल एंड सर्वाइवल सिस्टम। यहाँ पे देखा गया कि एम्प्लॉयज या वर्कर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। फिर है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कर। थर्ड प्रिंसिपल इनका क्या कह रहा है कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कर, यानी आप किसी भी वर्कर्स को ऐसे मत सेलेक्ट कर लीजिए कि जिसका मन आया आप किसी भी बाइसनेस के बेसिस पे आप किसी को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक। इनका कहना था अगर आप वर्कर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन भी साइंटिफिक होना चाहिए, यानी साइंटिफिक यानी लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग के बेसिस पे होना चाहिए। और जब आपने अपने वर्कर्स को सेलेक्ट कर लिया है तो वर्कर्स को आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी आपने पहले सबसे सिलेक्शन किया, सिलेक्शन आपका साइंटिफिक बेसिस पे होगा। साइंटिफिक बेसिस का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी बाइसनेस के बेसिस पे या किसी भी जोर दबाव के बेसिस पे किसी को सेलेक्ट मत करो कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा फ्रेंड है, इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख ले। उसमें वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसे आप सेलेक्ट कर सको। एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स क्या बोलती है कि वर्कर्स को आप ट्रेंड करिए, ठीक है। जो आपके वर्कर्स हैं उनका जब सिलेक्शन हो जाए तो जिस भी फील्ड के लिए आपने उन्हें रिक्रूट किया है उस फील्ड से रिलेटेड आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए ताकि वो बेहतर ढंग से किसी भी काम को कर सके और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करे, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
दिया है टेलर इंक्लूडेड द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्कर कैन रिक्रूट देम एज पर देयर मेरिट। ये कह रहे हैं जो टेलर है, टेलर ने इंक्लूड किया था रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वर्कर, यानी टेलर ने एक डिपार्टमेंट रिक्रूटमेट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ताकि वर्कर्स को साइंटिफिक ढंग से सेलेक्ट किया जा सके। कैन रिक्रूट दम एज पर देयर मेरिट, और उन्हें मेरिट के बेसिस पे रिक्रूट किया जाए, यानी उसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप उन्हें रिक्रूट कर रहे हैं तो इनके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर दिया हुआ है फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन राउटिंग अकॉर्डिंग टू बेस्ट वर्कर न्यू मटेरियल इक्विपमेंट एंड मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं सर्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन राउटिंग का मतलब क्या है कि आपको बेस्ट वर्कर्स रखने चाहिए, नए मटेरियल इक्विपमेंट्स और मैकेनिज्म का भी यूज करना चाहिए। फिर दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, ये फिफ्थ और लास्ट है प्रिंसिपल। ही हैज डन administrative reorganization emphasis extra and said that in addition to physical work, other planning work has increased. The reason is not possible by just one foreman and its effect is more important. ये कह रहे हैं कि he has done administrative reorganization, इन्हें क्या करना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव शासन संगठन पे, ठीक है। एंड सेट दैट इन एडिशन, और एडिशनली इन्हें क्या करना चाहिए, फिजिकल वर्क प्रोवाइड करना चाहिए, प्लानिंग वर्क देना चाहिए, ताकि क्या कर सके, ये इंक्रीज कर सके, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सके। द रीज़न इज नॉट पॉसिबल बाय जस्ट वन फोरमैन, देखिए जो रीज़न है ये पॉसिबल नहीं हो सकता किसी एक फोरमैन के थ्रू, एंड इट्स इफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसके इफेक्ट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए ये तो हमारे प्रिंसिपल्स थे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार इनको पढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल थे, एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ मैं आपका। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या थी, तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर्स को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो हमारे क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ किसका और कंट्रीब्यूशन रहा है, गैंट का, फ्रैंक गिलबर्ट का और एच एमरसन, इन लोगों ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। टेलर ने एक 1911 में यानी 1911 में एक बुक लिखी थी, बुक का टाइटल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो कि आपको मैंने रिवाइज करा दिए हैं। अब एक बार इनके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं, जो जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, पहला है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन या और मेंटल रिवॉल्यूशन। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हमारा क्या कह रहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, सॉरी म्यूचुअली कॉपरेशन होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ अ कॉपरेशन, द मेन रीजन इज द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू। ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। फिर है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टास्क, स्टैंडर्ड टास्क सेट करने चाहिए, यानी पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए कि किसी भी वर्कर को, किसी भी लेबर को क्या काम और कैसे करना है। जैसे एवरेज लेबर कैपेसिटी, किसी भी लेबर की काम करने की क्या कैपेसिटी है उसको देखना चाहिए। टाइम स्टडी, किसी भी लेबर या वर्कर को काम करने में कितना टाइम लग रहा है। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में हम चेक करते हैं कि कौन किस तरह से, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसकी गतिविधियां हैं, किस तरह से वो काम कर रहा है, किसी काम को फटाफट करे ले रहा है, किसी काम को धीरे धीरे कर रहा है। फैक्टिव स्टडी में हम देखते थे कि किसी भी काम को करने के बाद वो कितनी जल्दी थक जा रहा है, उसका रेस्ट पीरियड हम डिसाइड करते थे उसके बेसिस पे कि किसी भी लेबर्स को या एम्प्लॉयज़ को कितना रेस्ट कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। फिर द मोटिवेशन एंड सर्वाइवल सिस्टम, लेबर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन होना चाहिए ताकि वो काम करे। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कर, इनका कहना था टेलर ने एक डिपार्टमेंट सेट किया था, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट सेट किया था, जिसके बेसिस पे साइंटिफिक एम्प्लॉयज़ का या लेबर का साइंटिफिक सिलेक्शन हो रहा था। तो ये कह रहे थे आप जो भी लेबर्स को सेलेक्ट करिए वो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, और वर्कर्स को क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फोर्थ इनका क्या था, सर्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन राउटिंग्स होनी चाहिए, यानी बेस्ट वर्कर, न्यू मटेरियल, मैकेनिक्स, इक्विपमेंट, ये सब रिक्वायर्ड कराना चाहिए, अवेलेबल कराना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या करना चाहिए था, यहाँ पे ही इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन पे जोर देना जाना चाहिए था, उस पर महत्व डालना था, ताकि फिजिकल वर्क, अदर प्लानिंग वर्क, ये सभी चीज़ें हमारी इंक्रीज हो सके, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, 5 टाइप्स दिए हुए हैं, 7 है, 7 बेनिफिट्स दिए, एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सेकेंड है कॉस्ट रिडक्शन, थर्ड है इंक्रीज बेनिफिट, फोर्थ है इंक्रीज इन वेजेस, फिफ्थ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिक्स्थ है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, और सेवेंथ है जॉब अपॉर्चुनिटीज। इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या था, प्रोडक्शंस को बढ़ाना, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेनिफिट्स हमें क्या मिला है, साइंटिफिक मैनेजमेंट होने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारे रिड्यूस हुए हैं, हम मिनिमम इनपुट में हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे थे। कॉस्ट रिडक्शन, जब सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में हो रही थी, एक सीक्वेंस में हो रही थी, तो हमारी कॉस्ट भी क्या आ रही थी, कम आ रही थी, ठीक है। हमारा कॉस्ट क्या हुआ है, कम हुआ है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक मैनर में चल रही थी, सीक्वेंस में चल रही थी। तो जब हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा, हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे, हमें कितने लेबर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्या टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हमें पहले से पता थी तो हम क्या कर पा रहे थे, हम अच्छे से काम कर पा रहे थे, जिससे हमारे मैनेजमेंट में कॉस्ट कम आ रही थी। इंक्रीज बेनिफिट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिले हैं, यानी जैसे क्या क्या है कि हमारे लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हुआ है, कॉस्ट रिड्यूस हुई है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, मैनेजमेंट की गुडविल भी बढ़ी है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें एक बेहतर ढंग से हो रही थी। फिर है इंक्रीज इन वेजेस, लेबर्स की वेजेस को भी इंक्रीज किया गया है, क्यों, क्योंकि जब उन्हें मोटिवेट किया जा रहा था तो मोटिवेट होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे थे, ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका वेजेस भी इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या था, यानी जो हमारे वर्कर्स थे, वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा दे, कि भाई जब काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है तो पैसा अच्छा आ रहा है, पैसा अच्छा आ रहा है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये हुआ स्टेटस को बढ़ाना। तो स्टेटस कैसे बढ़ेगा, भाई काम अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको वेजेस भी बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है आप अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट को कम कर दिया गया था, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा रहा था, क्यों, क्योंकि अपनी ही कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही थी। जब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही थी तो वो क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट करने में भी इनेबल थी, उसे किसी दूसरी कंट्री से लेना नहीं पड़ रहा था, यानी इम्पोर्ट कर रही थी, ये नहीं था इम्पोर्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था, बट इम्पोर्ट एक लिमिटेड कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, क्यों, क्योंकि वो खुद कर रही थी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है हमारी वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। लेबर इंटेंसिव कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर्स अवेलेबल होते हैं, यानी यहाँ पे सस्ते लेबर मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही थी, फिर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही थी, एक्सपोर्ट करके वो क्या कर रही थी, प्रॉफिट अर्न कर रही थी। नेक्स्ट क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस थी वो भी रिड्यूस होने लगी थी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है, लोगों के पास क्या हो रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी। तो ये हमारा था बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हमने लेक्चर 4 कवर किया है, लेक्चर 4 में जिसमें कि हमने जाना है कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से हुआ था और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इवोल्यूशन हमारा कहाँ से हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही हमारा मैनेजमेंट आया है। जब रैपिड ग्रोथ होने लगी थी इंडस्ट्रीज़ की, तब हमारा मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ था। फिर हमने 5 टाइप्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फिर हमने देखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स थे। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।